यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज हम लोग भारतीय संविधान पर चर्चा करने जा रहे हैं। सो नाउ दीज लेक्चर्स हम भारतीय संविधान को दो हिस्सों में लेने वाले हैं। उन दो हिस्सों में पहला हिस्सा, भारतीय संविधान में दो हिस्से कैसे बनते हैं, एक तो जनता है और दूसरा उसके ऊपर शासन करने वाली गवर्नमेंट है या उसके सहयोग से चलने वाली सरकार है। तो हम पहले हिस्से में जनता से जो रिलेटेड है, चाहे वो उसके ह्यूमन राइट्स हों, फंडामेंटल राइट्स हों, उसकी सिटीजनशिप हो, उसकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हों, या फिर सरकार के ख़िलाफ़ उसको मिले डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो, या उसको पता हो कि भाई प्रियम्बल में क्या है, आर्टिकल 1, 2, 3 हमारी एरिया कितना है, हमारी बाउंड्री कितनी है, इस पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमको जो ध्यान रखने वाली बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये लेक्चर्स या ये प्रेजेंटेशन केवल उन लोगों के लिए है जो एलएलबी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या हु एवर वांट टू पार्टिसिपेट इन द क्लैट और एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ एलएलबी। ये जुडिशल सर्विसेज के लिए या यूपीएससी के लिए सहायक तो हो सकते हैं, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि सफिशिएंट है। उसके लिए आपको अपने ऐप पर जाना पड़ेगा और वहाँ पर जो पेड लेक्चर्स बहुत मार्जिनल प्राइस पर हैं, मार्केट की जो फ़ीस चलती है उसकी लगभग 80% फ़ीस कम पर हैं, उन लेक्चर्स पर अपने को जाना पड़ेगा और वहाँ से अपने को पढ़ना पड़ेगा। इसलिए अभी हम लोग जो शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं, ये शुरुआत कुछ पीपीटीज़ के माध्यम से हम लोग करेंगे और इन पीपीटीज़ में इस पूरे के पूरे सिनेरियो को एक बार रिव्यू करेंगे, यानी कि कैसे इसको पढ़ना है। अगर किसी को इन डेप्थ जाना है तो वो आसानी से कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ सकता है। मैं इसके साथ आपको एक और बात और बता दूं कि जो इन डेप्थ पढ़ना चाहता है, चाहे वो एलएलबी ही इन डेप्थ पढ़ना चाहता हो, तो वो अपने ऐप पर या वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। खासतौर से ऐप पर जाना पड़ेगा। dkdubey.com कैपिटल लेटर में आप प्ले स्टोर पर डालेंगे, वहाँ से ये ऐप डाउनलोड हो जाएगा। फिर उसके बाद एलएलबी लेक्चर्स या एलएलबी के हम लोग बैचेस बनाने वाले हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग कॉलेजेस के अगर अपने को कॉन्टैक्ट हो जाते हैं तो वो फ्री लेक्चर्स एलएलबी के ये वाले लेक्चर्स फ्री करेंगे और बाकी लेक्चर्स बहुत कम मार्जिनल प्राइस पर हम लोग डिस्प्ले करेंगे, ताकि अगर एलएलबी भी कोई गहराई से पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है। और जुडिशरी, हायर जुडिशल सर्विसेज, जजेस प्रमोशन, सूटेबिलिटी टेस्ट, यूपीएससी के एग्ज़ाम, ये भी पढ़ना चाहे तो इनके अलग अलग सिलेबस, अलग अलग बैचेस उस पर बने हुए होंगे। इसलिए अब हम लोग शुरुआत इस पर जो करने वाले हैं वो प्रियम्बल से करने वाले हैं कि भारतीय प्रियम्बल क्या कहती है और जिसको हम उद्देशिका कहते हैं कि किस उद्देश्य से हम लेकर बैठे थे। जैसा मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के दो बड़े हिस्से हैं, एक तो हमारी जनता है जो हम हैं, दूसरा गवर्नमेंट है, सरकार या जो सिस्टम है, हम लोग सरकार ना कहें तो सिस्टम कहें, उस सिस्टम के तीन हिस्से हैं। हमने सेपरेशन ऑफ पावर कर रखा है, एक कानून बनाने वाला है, एक कानून का इंटरप्रिटेशन करने वाला है और एक कानून को इन्फोर्समेंट में लाने वाला है। इन्फोर्समेंट में जो लाने वाले होते हैं उसको हम गवर्नमेंट कहते हैं, बाकी लेजिस्लेशन पार्लियामेंट को कहते हैं और जुडिशरी जो हमारे कोर्ट सिस्टम है वो उसके इंटरप्रिटेशंस करते हैं, ताकि ये पता किया जा सके कि कैसे ये सब चलता है। हम लोग शुरुआत जो अभी करने वाले हैं वो शुरुआत करने वाले हैं पीपल से। लोगों के क्या अधिकार हैं, उनके बेसिक्स क्या हैं। तो हम सबसे पहले जो चीज़ लाने वाले इसमें करने वाले हैं वो है कि संविधान बना कैसे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी 9 दिसंबर सन 1946 को बनाई गई। 9 दिसंबर 1946 को बनने के बाद ये बाद में 26 नवंबर सन 1949 तक इसने काम किया और 26 नवंबर 1949 को इसने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया। कुछ लोगों का ये मानना है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रेजेंट आर्टिकल्स हैं या प्रेजेंट जो सिस्टम है वो वर्ल्ड के चुनिंदा कॉन्स्टिट्यूशनों से हमने अडॉप्ट किए हैं। जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करते हैं, सरकार के सिस्टम का बात करते हैं, तो वो हमने इंग्लैंड से लिया है। यूएसए से हमने
प्रेसिडेंशियल वाइस प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट, फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट खास तौर से, और स्टेट और जुडिशल रिव्यू का सिस्टम लिया है। ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने लिस्टें बनाई हैं, जो हमने 3 लिस्टें बनाई हैं वो ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम से ली हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 5 ईयर प्लान हमने यूएसएसआर से लिए थे, हालांकि अब 5 ईयर प्लान नहीं है। इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी से, जापान से सुप्रीम कोर्ट का फंक्शन, फेडरल सिस्टम या रेजिडुरी सिस्टम कनाडा से लिया है, साउथ अफ्रीका से हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिए हैं, और आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज लिए हैं। ये हमने अडॉप्ट किए हैं विश्व के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन मेरा मानना ये है कि हकीकत में हमारे जो पुराना सिस्टम है या पुरानी रियासतें हम देखेंगे, चाणक्य के समय का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे या उससे पहले का भगवान बुद्ध का, या उनके बाद रॉक्स, इस जो 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 अशोक की रॉक्स हैं, अशोक के शिलालेख हैं, उन लेखों पर जो संविधान लिखा हो उनको देखेंगे, और बाद में संविधान अलग अलग समय पर बनते रहे। और भारत में डेमोक्रेसी शुरू से थी। भारत में संघवाद यानी कि संघ बनाना, फेडरेशन बनाना, फेडरल सिस्टम लागू करना, ये शुरू से था। इसलिए हमें हमारे यहाँ सब कुछ वो जो आज के संविधान में है वो सब कुछ भारत में लागू हो चुका था। हाँ, बस इतनी सी बात हम कह सकते हैं कि जब समय हमको मिला तो फिर हमने ये सारा सिस्टम कहीं वहाँ से इसलिए लिया क्योंकि वहाँ आज के जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को हमने अडॉप्ट ज़रूर किया हो सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि संविधान की जो ओरिजिनल भावना है वो सब कुछ भारत के एंशिएंट इंडिया से लेकर और मध्यकाल तक चलती रही। हम लोग शुरुआत में अपने संविधान से जब शुरुआत करते हैं तो हमारे संविधान में सबसे पहला जो चीज़ आती है वो है हमारी प्रीएम्बल, यानी कि उद्देशिका। देखिए, कोई भी कानून आप बनाएंगे तो कानून बनाने से पहले आपको ये सोचना पड़ता है कि इस कानून को हम कैसे लागू करेंगे, हमारे दिमाग में स्ट्रक्चर क्या है, हमारे दिमाग की फिलॉसफी क्या है। तो संविधान जब हमने बनाया तो इस संविधान में 3 चीज़ें हमने लिखी। एक तो हमने ये लिखा कि हमारा देश कैसा होगा, भारत का संविधान कैसा होगा, ये हमारी विशेषता है कि भारत का संविधान कैसा होगा। 42वें संविधान संशोधन से पहले और 42वें संविधान संशोधन के बाद 2 प्रकार के सिस्टम की बात मिलती है कि हम भारत के लोग भारत में क्या सिक्योर, इस संविधान में क्या सिक्योर करना चाहते हैं। तो हमने कहा कि सॉवरेंटी, यानी कि हम संसार में सॉवरन होंगे, हमारे ऊपर कोई नहीं होगा, हम संप्रभु होंगे। सोशलिज्म, यानी कि हमारे यहाँ समाजवाद होगा। सेकुलरिज्म, ये सेकुलरिज्म शब्द बाद में जोड़ा गया, सोशलिज्म शब्द बाद में जोड़ा गया। सेकुलरिज्म होगा, भारत के शासन व्यवस्था का कोई अपना धर्म नहीं होगा। धर्म से मतलब कोई उसका संप्रदाय नहीं होगा, शासन व्यवस्था का कोई संप्रदाय नहीं होगा, व्यक्ति का संप्रदाय होगा। मैं अगर प्रधानमंत्री बनता हूं तो व्यक्ति होने के नाते मैं मेरी एक धर्म होगा, मेरी एक भावना होगी, मैं उसके नाते सब जगह जाऊंगा, लेकिन संविधान का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा। भारत में डेमोक्रेसी होगी, यानी कि भारत में भारत के लोग हमारे लिए, हम लोग, और हम ही चलाएंगे, हम चुनेंगे, हम चलाएंगे, हम ही शासन करेंगे। ये डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल सरकार भारत में बनेगी। रिपब्लिक होगा भारत, यानी कि हमारे प्रेसिडेंट जो है वो वंशानुगत नहीं होगा, वो रिपब्लिक होगा। ऐसा हमने कहा कि ऐसा संविधान हम भारत को देने जा रहे हैं जिसमें ये व्यवस्थाएं होंगी। अब दूसरी बात, जैसे मैंने कहा 3 चीज़ें हैं, तो दूसरी बात यह है कि इस संविधान को से हम सिटीजन्स को क्या देंगे, जनता को क्या देंगे, जो भारत के नागरिक हैं उनको हम क्या देंगे। तो हमने कहा कि इस संविधान से भारत के नागरिकों को हम न्याय देंगे, जस्टिस, चाहे वो सोशल जस्टिस हो, चाहे इकोनॉमिक जस्टिस हो, चाहे वो पॉलिटिकल जस्टिस हो। यानी कि इकोनॉमिकली सबका संसाधनों पर अधिकार हो, समाज में कोई ऊंच नीच ना हो, और पॉलिटिकली सबको अधिकार हो, सब में कोई चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। लिबर्टी देंगे।
सोचने की लिबर्टी, एक्सप्रेस करने की लिबर्टी, विश्वास करने की लिबर्टी, हमारी पूजा भावना की लिबर्टी और फेथ, हम किस ईश्वर परमेश्वर को माने, इस पर हमारी लिबर्टी होगी। पूर्ण रूप से हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता होगी। इक्वालिटी यानी कि समानता, स्टेटस में समानता और अपॉर्चुनिटी में समानता। हमको जहाँ कहीं भी अवसर मिलेगा अवसर में भी समानता रखेंगे और हम स्टेटस में भी समानता रखेंगे। भारत में कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच भेदभाव नहीं होगा। छोटा बड़ा होगा, धन उसके पास हो, लेकिन स्टेटस उसका समान होगा और हम ये प्रमोट भी करेंगे। फिर है फ्रैटर्निटी, हम हर एक व्यक्ति की डिग्निटी मेंटेन करेंगे, यानी कि उसका सम्मान मेंटेन करेंगे। भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए काम करेंगे। ये फ्रैटर्निटी ऐसी चाहिए हमें, यानी कि लोगों को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी और उसके अंदर के हिस्से ये सिटीज़न के लिए है। अब तीसरी बात कि हम इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, इनेक्ट कर रहे हैं और 26 नवंबर सन 1949 हम इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बैठी हुई थी जिसने इसको बनाया है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसको अडॉप्ट कर रही है, इनेक्ट कर रही है और खुद को इस संविधान से बांध रही है। अब हमारे ऊपर ये संविधान शासन करेगा, ये हमने प्रीएम्बल में तय कर लिया। अब इस प्रीएम्बल के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के हिस्सों पर हम लोगों ने चर्चा करनी है, चाहे वो सॉवरेंटी की बात हो, चाहे वो सेकुलरिज्म की बात हो, चाहे वो सोशलिज्म की बात हो, चाहे वो डेमोक्रेसी की बात हो और चाहे वो रिपब्लिक नेचर, यानी कि कोई मुनार्क नहीं होगा और लोग इनहेरिडिटी में किसी को वंश के हिसाब से किसी को सत्ता नहीं मिलेगी, उसको अपनी काबिलियत सिद्ध करनी पड़ेगी। 42वें संविधान संशोधन से हमने इसमें कुछ चीज़ें जोड़ी। जैसे मैंने कहा कि पहले जो ओरिजिनल संविधान जब हमने बनाया था तो हमने कहा था कि भारत जो है वो सॉवरेन होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के बाद हमने इसमें 3 शब्द जोड़े। उन 3 शब्दों में सेकुलर शब्द जोड़ा, सोशलिस्ट शब्द जोड़ा और इंटीग्रिटी, जो फ्रेटर्निटी में शब्द मिला था हमको, इंटीग्रिटी, एक क्षुण्णता रखेंगे। ये शब्द हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़े। अब देखना यह है कि संविधान है कैसा भारत का। भारत के संविधान से पहले हमको ये जानना होगा कि संसार में संविधान कितने प्रकार के जनरली होते हैं। संसार में जनरली जो देशों के सिस्टम हैं वो परिसंघात्मक और संघात्मक, यानी कि फेडरल और यूनियन। फेडरल से मतलब होता है कि स्टेट्स, कुछ कंट्री मिलकर एक फेडरेशन बनाते हैं, जैसे यूएसएसआर है या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। कुछ स्टेट्स, इंटरनेशनल लॉ में, इंटरनेशनल भाषा में कंट्री को स्टेट कहते हैं। कुछ स्टेट्स मिलकर अपनी एक यूनियन बनाते हैं और उस यूनियन का एक कोई सरदार बनाते हैं या ऊपर एक पावर बैठाते हैं, वो पावर उसको कंट्रोल करती है। वो कंट्री सब अपने आप में स्वतंत्र रहते हैं, लेकिन वो एक संविधान से बंधे हुए होते हैं। दूसरा यूनियन सिस्टम है। यूनियन सिस्टम जैसे हमारा सिस्टम है। इस यूनियन सिस्टम में सेंट्रल में एक पावर होती है और सरकार बैठती है, फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से नीचे स्टेट्स को बनाती है या स्टेट्स के नीचे और म्यूनसिपालिटीज़ को बनाती है, ग्राम पंचायतों को बनाती है। लेकिन वो एक देश है, एक देश ने अपने यहाँ सिस्टम बनाया हुआ है। उस सिस्टम, जो उसने अपने देश में सिस्टम बनाया हुआ है, उस सिस्टम से सब चलेगा। लेकिन फाइनल पावर या देश में एक देश है, वो अमेरिका की तरह, यूएसएसआर या यूएसए की तरह कई देशों से मिलाकर कोई फेडरेशन नहीं बनी। लेकिन हमारे संविधान की खास बात यह है कि हमने अपने संविधान में दोनों चीज़ें अडॉप्ट कर रखी हैं, क्योंकि हमारा देश एक बड़ा देश है और एक देश है। एक देश, एक नागरिकता, एक संविधान। चूँकि एक देश, एक नागरिकता, एक संविधान, एक सिस्टम यहाँ पर है, इसलिए हमारे यहाँ कई एक कंट्रियों का चक्कर नहीं है। लेकिन इतना बड़ा देश है,
तो हमारे यहाँ रीजनलिज्म भी है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे क्षेत्र हैं, हमारे यहाँ जलवायु अलग अलग हैं, हमारे यहाँ लोगों के रहन सहन व्यवहार अलग अलग हैं। तो अब क्या करें, एक देश में एक सिस्टम दिल्ली से बनेगा और सब पर लागू होगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया कि फेडरल स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया। फेडरेशन नहीं है हम, फेडरेशन क्यों नहीं है, क्योंकि हम कंट्रियों से मिलकर नहीं बने, हम यूनियन हैं, हमने यूनियन से नीचे स्टेट्स बना दिए। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को फुल पावर होती है कि कोई स्टेट ख़त्म कर दे या नया स्टेट बना दे, और स्टेटों को काट कर नया स्टेट बना दे, एक स्टेट के 2 स्टेट बना दे, यूनियन टेरिटरी को फुल स्टेट बना दे, फुल स्टेट को यूनियन टेरिटरीज बना दे, या यूनियन टेरिटरी को हाफ स्टेट बना दे जैसे दिल्ली को बना दिया। तो ये सेंट्रल के पास पावर है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से, वो शासन करने की व्यवस्था के लिए, ये लोक प्रशासन के लिए वो क्या उसमें करता है और किस तरह की व्यवस्था करता है, ये उसको सोचना होता है। तो हमने फेडरल स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर लिया है, यानी कि व्यवस्था अडॉप्ट कर ली है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो। लेकिन संविधान हमारा यूनिटरी है, यानी कि सिंगल व्यवस्था का है। अब फेडरेशन के गुण हमने क्या ले लिए, फेडरेशन के गुण लिए कि संविधान ही प्रिवेल करेगा। फेडरेशन की खास बात है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट से बनते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट से जब बनते हैं तो संविधान ही सब कुछ होता है जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है। यूएसए में संविधान ही सब कुछ है, कोई इंसान कुछ नहीं है। हमारे यहाँ संविधान सब कुछ है, लेकिन सेंट्रल को अमेंड करने की पावर है, लेकिन यूएसए में अमेंड करने की पावर नहीं जब तक वो स्टेटों से ना पूछ ले। तो हमने क्या कहा, हमारे यहाँ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि कोई इंसान का शासन नहीं है, संविधान का शासन है। फिर हमने डिवीज़न ऑफ पावर स्टेट्स बनाए, तो यूनियन में भी मतलब सेंट्रल की कुछ पावर्स होंगी, कुछ विषय मिलेंगे, और स्टेट को कुछ विषय देंगे, ताकि स्टेट अपने रीजन के हिसाब से, अपनी भाषा के हिसाब से, अपनी जलवायु के हिसाब से, अपनी मिट्टी के हिसाब से वो स्टेट अपने यहाँ कानून बना लें। अदरवाइज़ जो नेशनल इशू हैं जिनमें स्टेटों को कोई इंटरफेरेंस नहीं है, तो वो यूनियन बना लेगी। और जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, क्यों, क्योंकि आपने फेडरल स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया है, तो जुडिशरी को ज़्यादा पावर देनी पड़ेगी। और जुडिशरी को ज़्यादा पावर देने का मतलब ये है कि जुडिशरी अब डिसाइड करेगी कि संविधान के अनुसार सब चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लेकिन हमारा संविधान सिंगल है, हम यूनिटरी सिस्टम है, हम एक देश हैं, इसलिए सिंगल सिटीजनशिप चाहिए, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। यूनियन को हम ज़्यादा पावर देंगे क्योंकि एक सिस्टम है, इसलिए स्टेट को इतनी पावर नहीं दी जा सकती कि स्टेट जो है वो यूनियन के ऊपर भारी पड़ जाए या यूनियन को आंख दिखाए। तो क्या है कि स्टेट अगर कुछ गड़बड़ करता है तो यूनियन को ये अधिकार देंगे कि वो स्टेट की सरकार गिरा दे और वहाँ पर अपना सिस्टम बना ले। इसके अलावा इमरजेंसी पावर हमने सेंट्रल को दे रखी है। हमने जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट बाउंड्रीज चेंज कर सकती है स्टेट की। हमने जुडिशरी इंटीग्रेटेड कर रखी है, केंद्र में ही गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट सेंट्रल करता है, और सेंट्रल स्टेट के जो रिलेशंस हैं उस पर स्टेट भी सेंट्रल के ही मातहत आते हैं, और इकोनॉमिकली ग्रांट्स चाहिए या मदद चाहिए तो वो स्टेट से लेनी पड़ती है। अब हमारे पास आता है दूसरा कि हमने ये संविधान को कितने हिस्सों में बांटा, और जिन हिस्सों में हमने संविधान को बांटा है वो कैसे चलाएंगे। एक तो प्रीएम्बल हो गई, एक पार्ट जो मैंने अभी पीछे डिस्कस किया। बाकी हमने 25 हिस्सों में संविधान को बांट रखा है। इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4A, पार्ट 4 भी ले लेंगे अगर, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A, ये 5 भाग ऐसे हैं जो जनता से सीधे रिलेटेड, मतलब मेरे से रिलेटेड है। मुझे पता है मेरी टेरिटरी कौन सी है, मुझे पता है कि मेरा देश कैसा है, मेरी नागरिकता कब तय होगी, मेरे मूल अधिकार क्या हैं, और राज्य को मेरे लिए क्या कहा गया है कि आप क्या रहो, और मेरी ड्यूटीज़ क्या है। ये 5 पार्ट हो गए। बाकी सब जो है वो सिस्टम का हिस्सा है। इस सिस्टम के हिस्से में हमने जो 25 पार्ट बनाए हैं, इस सिस्टम के हिस्से में केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, और जब हम संविधान बना रहे थे तो हमारे पास प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी जिनको हमने पार्ट बी स्टेट कहा था। तो पार्ट 7 पार्ट बी स्टेट होता था जिसको बाद में फुल स्टेट बना दिया गया था। इसलिए 1956 में जब हमने फुल स्टेट बनाया तो स्टेट रिऑर्गनाइजेशन एक्ट 1956 से पार्ट 7 को ख़त्म कर दिया था, इसको रिपील कर दिया था। फिर कुछ यूनियन टेरिटरीज हम बनाते हैं। इसके अलावा हम पंचायत सिस्टम बनाते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ बनाते हैं, ट्राइबल एरियाज़ बनाते हैं, शेड्यूल्ड एरिया बनाते हैं,
फिर हम यूनियन और स्टेट के संबंध कैसे हों, उसके लिए हमने एक पार्ट बनाया हुआ है। फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, सूट्स कैसे हों, ट्रेड कैसे चलेगी, कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स भारत में कैसे होगी, सर्विस सेक्टर भारत में काम कैसे चेक करेगा, यानी कि नौकरियां यूपीएससी, पीएससी कैसे काम करेंगी। इसी प्रकार फिर ट्रिब्यूनल, कि ट्रिब्यूनल जो जुडिशरी फुल फ्लैश नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में अपने को ट्रिब्यूनल से डिसाइड करवाना पड़ेगा, तो ट्रिब्यूनल्स हम बनाएंगे। इलेक्शन भारत में कैसे होंगे, स्पेशल प्रोविज़न्स कुछ हैं क्या, भारत में भाषाएं कैसी होंगी, इमरजेंसी के प्रोविज़न क्या हैं, फिर मिसलिनियस और अमेंडमेंट के प्रोसीजर क्या हैं, टेम्परेरी ट्रांजिशन स्पेशल प्रोविज़न कुछ बना रखे हैं कुछ राज्यों के लिए क्या, और फिर बाद में हमने बताया पार्ट 25 में, जिसको हम पार्ट 22 भी कहते हैं, कि भैया ये इसका टाइटल क्या होगा, डेट कब कब ये एग्जिस्टेंस में आएगा, अथॉरिटीज़ कौन होंगी, हिंदी कैसे चलेगी, इस तरह से हमने लगभग 450 आर्टिकल, 450 से कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं, 400 450 से कुछ कम भी हो सकते हैं, लेकिन रिटन रूप पे 395 आर्टिकल ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे थे। अब 395 आखिरी नंबर है तो 450 कैसे हो गए, तो हमने कहीं आर्टिकल 21 कैपिटल ए जोड़ दिया, तो कहीं आर्टिकल 51 कैपिटल ए जोड़ दिया, तो कहीं आर्टिकल 238 हटा दिया। ऐसे करके हमने बीच बीच में आर्टिकल जोड़ते चले गए। जिन आर्टिकल्स को हमने जोड़ा उनका टोटल नंबर अगर हम करने को निकलते हैं तो 450 से कुछ कम ज़्यादा रहते हैं। कभी कभी हम ऐसे आर्टिकल बनाते हैं अस्थायी जिनको बाद में हटाना पड़ता है, लाइक हमने आर्टिकल 2 कैपिटल ए बनाया सिक्किम को जोड़ने के लिए, बाद में हमने उसको रिपील कर दिया, तो संख्या जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है। अब इन आर्टिकल्स को हम पार्ट्स में डिवाइड करें कि हिस्से क्या होंगे। पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए पहला पार्ट इसका जो बनता है वो टेरिटरी है, कि हमारी टेरिटरी कितनी है। हमारी टेरिटरी, देखिए भारत की जो टेरिटरी है वो राज्यों से मिलकर बनता है भारत, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है भारत। तो ये सब राज्यों से मिलकर एक यूनियन बनती है जिसको हम भारत कहते हैं, अंग्रेजी में जिसको हम इंडिया कहते हैं। दूसरा कि हमारी बाउंड्रीज, अगर कोई नया स्टेट आना हो तो किसको होगा। आर्टिकल 2 में हमने केंद्र को पावर दे रखी है कि वो अगर किसी और को अंदर शामिल करना चाहें तो वो कर सकते हैं, जैसे हमने सिक्किम बाद में शामिल किया, गोवा बाद में शामिल किया, पुडुचेरी बाद में शामिल किया, दादरा नगर हवेली बाद में शामिल किया। ये आज़ादी के समय हमारे पास नहीं थे, दूसरे देशों के पास थे, तो आर्टिकल 2 में हमने केंद्र को पावर दे दी कि वो अंदर कर सकते हैं। फिर इसी प्रकार आर्टिकल 3 में हमने पावर दे दी केंद्र को कि वो पार्लियामेंट जो है वो राज्यों को तोड़फोड़ कर सकता है, जो पीछे भी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि राज्यों की तोड़फोड़ कर सकता है, एक राज्य से 2 राज्य बना सकता है, 2 राज्यों से 1 राज्य बना सकता है, यूनियन टेरिटरी को स्टेट घोषित कर सकता है, स्टेट को यूनियन टेरिटरी घोषित कर सकता है, ऐसे करके वो कर सकता है। फिर सिटीजनशिप, भारत में जिसने भी जन्म लिया, बृहत्तर भारत में उसके माँ बाप रहते थे, यानी कि स्वतंत्रता से पहले भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से जो भारत का नागरिक था, उसके बच्चे, उसके वंशज, उनमें से कोई भी एक माँ नागरिक थी या पिता नागरिक था, उनके बच्चे भारत के नागरिक होंगे। इसके अतिरिक्त जो लोग पाकिस्तान से आए एक पार्टिकुलर तिथि को, या उससे पहले जो हमने 1948 की एक डेट फिक्स की थी, उससे पहले जो लोग भारत में आ गए उनको हम भारत का सिटीजन मानेंगे। दूसरा, हमने एक पर्टिकुलर डेट के बाद ये कहा कि जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से पुनः लौट कर आए, उनको एक कमीशन के सामने प्रेजेंट होना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि वो भाई इतने लेट क्यों आए, या यहाँ से जाने के बाद दोबारा वापस क्यों आए। तो कोई कहेगा हमारी बहन रह गई थी, कोई कहेगा हमारा भाई उधर था, कोई कहेगा मेरी माँ उधर थी, हम उसको लेने गए थे, हम उसको बचाने गए थे, या हमारी प्रॉपर्टी थी उसको हम सेल करने गए थे। तो जो लोग वहाँ से आएंगे उनको, ऐसे हम भारत की नागरिकता डिफाइन करेंगे। जो भारत के निवासी हैं, जो जिनके वंशज पूर्व भारत के हैं, वो भारत के होंगे, चाहे वो स्वतंत्रता के समय कहीं विदेश में क्यों नहीं रह रहे थे, लेकिन उनके माता और पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक था तो उनको हमने नागरिकता यहाँ पर दे दी। एक बात और डिफाइन की कि अगर किसी भी व्यक्ति की नागरिकता विदेश में उसने ले ली है तो भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। अगर कहीं विदेश में उसने नागरिकता ले ली है तो भारत की नागरिकता उसकी स्वतः खत्म हो जाएगी। भारत की नागरिकता खत्म करने के लिए हमको कोई एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करना है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, पार्ट
पार्ट 1 में स्टेट और उसका टेरिटरी आर्टिकल 1, 2, 3, 4, और पार्ट 2 में सिटीजनशिप आर्टिकल 5 से लेकर और आर्टिकल 11 तक, और अब पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक चलेंगे, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। अब आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक चलेंगे, लेकिन सबसे पहला जो मुकाबला है वो ये है कि ये फंडामेंटल राइट्स किसके खिलाफ हैं। हमको फंडामेंटल राइट किसको दिए हैं और किसके खिलाफ है? तो हमने कहा फंडामेंटल राइट भारत के नागरिकों को है। कुछ फंडामेंटल राइट हमने कहा गैर नागरिकों को भी हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट भारत के नागरिकों को हैं सामान्यतः। भारत के नागरिकों को जो फंडामेंटल राइट हैं तो किसके खिलाफ? तो हमने कहा राज्य के खिलाफ। अब ये राज्य के खिलाफ, तो राज्य कौन है? तो राज्य तो हमने कहा कि भारत है। अब भारत में राज्य कैसे पता लगे? तो देश की पार्लियामेंट है, सेंट्रल की गवर्नमेंट है, राज्य की विधानसभा है, स्टेट की गवर्नमेंट है, या अदर अथॉरिटीज़ हैं। अब ये अदर अथॉरिटीज़, सेमी अथॉरिटीज़, ये एक विषय आर्टिकल 12 में रहता है। तो अदर अथॉरिटीज़ में जब हम बात करना शुरू करते हैं तो इसकी डेफिनेशन में सीधी सी बात आती, जिसके पास राज्य की इंस्ट्रूमेंटैलिटी हो, यानी कि जिसमें राज्य की शक्तियाँ हों, चाहे वो प्राइवेट व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो प्राइवेट संस्था क्यों ना हो, उसमें राज्य की शक्तियाँ हैं। जो कार्य राज्य को करना चाहिए था वो कार्य अगर ये करेगा कोई भी संस्था तो वो राज्य है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है तो वो सरकार तो नहीं है, लेकिन सरकार की पावर का इस्तेमाल करती है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राज्य है, उसके खिलाफ मुझे फंडामेंटल राइट है। कोई ऐसी गैर सरकारी संस्था है जिसमें राज्य ने पैसा लगाया हुआ है और जिसका कंट्रोल राज्य के पास है, यानी कि अपॉइंटमेंट का अधिकार राज्य के पास है और जिसके डिसमिसल का अधिकार राज्य के पास है, जिसके फाइनल डिसीजन राज्य लेता है, स्टेट लेता है या गवर्नमेंट लेती है, वो राज्य है। चाहे वो सोसाइटी हो, वो एनजीओ हो, वो कंपनी हो, वो कोई बोर्ड हो, वो कोई गैर सरकारी संगठन हो, वो अर्ध सरकारी संगठन हो, कुछ भी हो जिसमें राज्य की शक्ति है, जो राज्य कर सकता है, यदि वो करने के लिए किसी भी व्यक्ति को ऑथराइज किया गया है तो वो राज्य है, यानी कि उसके खिलाफ पूरे देश की जनता को फंडामेंटल राइट्स है। अब इसका इंटरप्रिटेशन तो कोर्ट ही करेगा बार बार। तो सवाल ये आता है कि कोर्ट राज्य है, तो हमने कहा कोर्ट जब जुडिशियल फंक्शन करता है, यानी कि डिसीजन करता है, अपनी जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल करता है, तो वो राज्य नहीं है, इस डेफिनेशन में नहीं आता। लेकिन जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करता है, जैसे वो कुछ खरीद फरोख्त करता है, वो कोई अपॉइंटमेंट करता है, वो कुछ ट्रांजैक्शन करता है, तो फिर वो राज्य है। लेकिन जब वो जुडिशियल फंक्शन करता है, यानी कि जजमेंट करेगा, हेयरिंग करेगा, तब वो राज्य नहीं है। उसके उस डिसीजन पर हम कोई रेट इश्यू नहीं कर सकते, ना सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट। तो राज्य की डेफिनेशन ऐसी है, राज्य के खिलाफ हमको फंडामेंटल राइट्स हैं। अब फंडामेंटल राइट्स अगर आपको हैं तो आखिर किन मामलों में है, वेयर टू अप्लाई? तो हमने आर्टिकल 13 में बताया कि कानून, भाई राज्य तो कानूनों के माध्यम से ही काम करेगा, तो कोई भी कानून जो संविधान बनने से पहले बना लेकिन इस फंडामेंटल राइट के पोर्शन से इनकॉन्सिस्टेंट है, यानी कि इसके विरुद्ध है, तो जिस दिन ये संविधान इन्फोर्समेंट में आया उस दिन वो शून्य हो जाएगा। जो कानून पहले से चल रहा है वो कानून जिस दिन ये संविधान अपने एग्जिस्टेंस में आएगा उस दिन वो कानून शून्य हो जाएगा। दूसरा हमने कहा कि इस संविधान के बनने के बाद, यानी कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई कानून बना, तो हमने कहा पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई कानून बना तो वो प्रारंभ से ही शून्य होगा, यानी कि वो बनाया ही नहीं जा सकता था। जब जो बनाया नहीं जा सकता उसको कैसे करोगे, तो वो प्रारंभ से शून्य होगा, उसकी कोई मान्यता ही नहीं होगी, हम ये मान के चलेंगे कि वो कानून बना ही नहीं। अब तीसरी बात ये आती है कि वो केवल कानून होगा क्या, तो हमने कहा नहीं, कोई लॉ, कोई बायलॉज, कोई नोटिफिकेशन, कोई ऑर्डर, कोई ऑर्डिनेंस, कोई बिल, कोई नोटिस,
कुछ भी जो जिसका प्रभाव हम पर पड़ेगा और वो फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध है तो वो शून्य होगा। ऐसे करके हमने ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन और प्री कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स आ सकती है। इक्लिप्स की डॉक्ट्रिन हम कहते हैं कि जहाँ पर कानून पहले था, फिर शून्य हो गया, फिर लेजिस्लेशन ने, पार्लियामेंट ने उसको फिर जिंदा कर दिया, तो जितने पोर्शन के लिए वो शून्य हो गया उसको इक्लिप्स कहते हैं। इक्लिप्स का मतलब होता है कि उस पर ग्रहण लग गया, इसको ग्रहण का सिद्धांत भी कहते हैं कि उसको ग्रहण लग गया। जितनी देर उसको ग्रहण लग गया उतनी देर छोड़कर उसका प्रभाव वैसा ही रहेगा जैसा उसका पहले प्रभाव था। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत भी इसमें यह कहता है कि अगर कोई कानून है उसका कोई हिस्सा फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट चला जाता है और वो हिस्सा अलग किया जा सकता है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी पृथक्करण का सिद्धांत लगाते हुए उस हिस्से को शून्य घोषित कर देगा और बाकी सब सही हो जाएगा, बाकी सब सही रहेगा। लेकिन अगर वो अलग नहीं किया जा सकता, यानी कि उसको पढ़े बगैर बाकी को पढ़ा नहीं जा सकता, उसको लागू किए बगैर बाकी को लागू नहीं किया जा सकता, तो पूरा का पूरा कानून ही शून्य घोषित हो जाएगा। ऐसा हमने आर्टिकल 13 में इंटरप्रिटेशंस किए, चाहे वो सेवरेबिलिटी का सिद्धांत हो, चाहे वो इक्लिप्स का सिद्धांत हो। और एक और सिद्धांत आता है पिथ्स एंड सब्सटेंस। पिथ्स एंड सब्सटेंस का सिद्धांत आता है कि जहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों ने कानून बना रखा हो, तो उसमें से कौन सा कानून माना जाएगा। तो जनरल बात तो ये है कि केंद्र का कानून माना जाएगा, लेकिन FN बलसारा के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करता हो, यानी कि उसका सार एवं तत्व क्या है। अगर राज्य के कानून का सार तत्व संविधान के अनुरूप है तो राज्य का माना जाएगा, क्योंकि वो संविधान के ज़्यादा नजदीक है, केंद्र का कानून नहीं माना जाएगा। सामान्यतः केंद्र का कानून राज्य के कानून के ऊपर प्रिवेल करेगा। ये आर्टिकल 13 की मनोभावना है। अब आते हैं राइट्स की तरफ, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स जिन पर हम बात करते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स की जब हम बात करें तो हमने एक 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स की चर्चा की है इस संविधान में। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ऐसे 6 फंडामेंटल राइट्स की बात हमने की है। राइट टू इक्वलिटी की बात करें, समानता के अधिकार, तो अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक, अभी हम उनको भी पढ़ेंगे अंदर, लेकिन आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वलिटी है। अगर अपने को आंसर कभी लिखना हो कि समानता का अधिकार, तो 14, 15, 16, 17 और 18 में। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 पूरा, आर्टिकल 19 के 6 हिस्से हैं, बल्कि और भी ज़्यादा हैं। आर्टिकल 19 1A, B, C, D, E और G, और फिर आर्टिकल 19 2, 3, 4, 5, 6 ये फ्रीडम है, हमको स्वतंत्रताएं हैं। तो आज की तारीख में अपने पास फंडामेंटल राइट भी 6 प्रकार के हैं और अपने पास फ्रीडम भी 6 प्रकार के हैं। फिर हम बात करें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयट, वो फ्रीडम में आर्टिकल 19, 20, 21 तीनों आते हैं। तो आर्टिकल 19 में फ्रीडम्स की बात करी गई है, आर्टिकल 20 और 21 में भी, और एक्सप्लॉयटेशन भी आर्टिकल 20, 21 से हमने गवर्न किया है। आर्टिकल 23 और 24 बच्चों का और महिलाओं के एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है, बेगारी की बात करता है कि महिलाओं का, बच्चों का और किसी से बेगारी नहीं करवाई जा सकती। रिलीजन आर्टिकल 25 से शुरू हो जाता है, 25 to 28, 25, 26, 27, 28। फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 और 30। रेमेडी आर्टिकल 32 में। इस प्रकार हमारे पास ये आर्टिकल्स हैं, इन पर हम फिर से अंदर चैप्टर वाइज चर्चा करते हैं। फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वलिटी, जैसा मैंने कहा था कि 14, 15, 16, 17 और 18 ऐसे 4 अपने पास 5 आर्टिकल्स हैं।
आर्टिकल 14 इसमें एक सामान्य आर्टिकल है। सामान्य आर्टिकल से मतलब ये आता है कि आर्टिकल 14 बेसिक आर्टिकल है 15, 16, 17 और 18 का। कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। विधि के समक्ष सब समान होंगे, ईच एंड एवरी वन विल बी इक्वल बिफोर लॉ, और कानून सबका बराबरी से प्रोटेक्शन करेगा, चाहे वो कोई हो। ये जो आर्टिकल 14 है ये सिटीजन्स पर भी लागू होता है और नॉन सिटीजन्स पर भी लागू होता है। इसलिए भारत में अगर कोई आया है तो उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी, ऐसा भी नहीं है, और भारत के नागरिक हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी, ऐसा भी नहीं है। तो लॉ सबको बचाएगा, सबके साथ इक्वल लागू होगा और सबका प्रोटेक्शन भी इक्वल करेगा। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 बड़े विवादित रहते हैं और ये दोनों आर्टिकल हमारे फंडामेंटल राइट्स की जान है। हमने आर्टिकल 15 में कहा कि धर्म यानी कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और जन्म स्थान यानी कि लिंग, जाति, उसकी रेस या उसके संप्रदाय या उसके जन्म स्थान के आधार पर हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। पब्लिक प्लेसेस पर अगर कोई किसी भी कास्ट का व्यक्ति हो, किसी भी रिलीजन का व्यक्ति हो, किसी भी सेक्स का व्यक्ति हो या कहीं पर भी उसने जन्म लिया हो, हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। अगर हमने पब्लिक में दुकान, होटल, रेस्टोरेंट या सिनेमा हॉल खोल कर रखा है तो हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। पब्लिक में कुएं बने हुए हैं तो उनके साथ भेदभाव नहीं किया सकता। हैंडपंप पे पानी पीना, नदी में नहाना या कोई और ऐसा स्थान, रोड पर चलना, इनमें हम भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे अंग्रेज पहले चलता था तो अपना ऊपर की रोड पर चलता था और हिंदू नीचे, मतलब हिंदुस्तान के लोग नीचे की रोड पर चलते तो ऊपर से थूकता था, ऐसा नहीं हो सकता। भारत में हर एक व्यक्ति को यहाँ इक्वल राइट है। आर्टिकल 15 में ही स्कूलों में एडमिशन आता है कि हमें किसी स्कूल में एडमिशन लेना है तो हम इस पर भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन आर्टिकल 15(3), 15(3) महिलाओं के लिए प्रोटेक्शन की बात करता है कि महिलाओं के लिए राज्य को अधिकार होगा, महिलाओं बच्चों के लिए कुछ अगर वो स्पेशल उनके उत्थान के लिए करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और आर्टिकल 15(4) में रिजर्वेशन की बात आती है। तो स्कूलों में एडमिशन को लेकर अगर कोई हमारे बीच का व्यक्ति पिछड़ा हुआ है तो उसको थोड़ी सी मदद करके फॉरवर्ड किया जा सकता है और वो स्कूल में एडमिशन ले ले या उसको कुछ मदद कर दी जाए ताकि वो भी मेन स्ट्रीम में आ जाए। तब जब तक पूरा देश मेन स्ट्रीम में नहीं आएगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। फिर आर्टिकल 16 अपने पास आता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसमें भी आर्टिकल वही है कि किसी के साथ भी संप्रदाय, रेस, उसकी जाति, उसका सेक्स और इनमें से कोई और, इसके आधार पर उसके किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन आर्टिकल 16 में जन्म स्थान के आधार पर, प्लेस ऑफ रेजिडेंस के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन आर्टिकल 15 में किया जा सकता है प्लेस ऑफ रेजिडेंस के आधार पर। जैसे जहाँ पर उसका घर है वो कौन से बिजली से पानी लेगा, वो कौन से नल से पानी लेगा, वो कौन से खंभे से बिजली लेगा, वो कौन सी रोड पर चलेगा, या उसका मैजिस्ट्रेट कौन सा होगा, उसका थाना कौन सा होगा। तो अब ये जो जहाँ पर वो रहता उसके आधार पर इनमें भेदभाव किया जा सकता है कि भैया आपका ये होगा। लेकिन कहाँ उसने जन्म लिया इसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये आर्टिकल 16 में भेदभाव नहीं किया जा सकता। किसने कहाँ जन्म लिया और कौन कहाँ रहता है इसके आधार पर आर्टिकल 16 में भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन आर्टिकल 16(3) वही बात है। आर्टिकल 16(4) में ओबीसी, SC, ST, वीमेंस के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं ताकि हमारे वो भाई बहन जो पिछड़ गए हैं किसी न किसी कारण से, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उनको अच्छी सुविधाएं नहीं मिली, उनको अच्छा वातावरण नहीं मिला, उनको अच्छी सोसाइटी नहीं मिली, जिसकी वजह से वो पिछड़ गए हैं, धन हो सकता है उनके पास हो, वो पिछड़ गए हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कुछ उनकी मदद की जा सकती है। अपॉर्चुनिटी में भी, अपॉर्चुनिटी से मतलब होता है कि सरकारी नौकरियाँ। फिर भारत में अस्पृश्यता बैन कर दी हमने आर्टिकल 17 से। कोई भी व्यक्ति भारत में अस्पृश्य नहीं होगा, यानी कि कोई भी व्यक्ति भारत में अछूत नहीं होगा।
और किसी भी व्यक्ति को अंग्रेजों के द्वारा दिए गए कोई भी टाइटल या पुराने कोई भी टाइटल, राजा साहब, नवाब साहब, बहादुर साहब, जंग बहादुर या राय बहादुर, ये सब खिताब हमने इस संविधान के पास होते ही समाप्त कर दिए हैं। लेकिन अब जो आधुनिक भारत में मिलिट्री की रैंक है कर्नल, तो एक्स कर्नल उसको कहते हैं। एकेडमिक रैंक है प्रोफेसर, तो प्रोफेसर उसको कहते हैं। CACS है तो उसको कहेंगे। ये हमने एग्जाम्प्ट कर दिए हैं कि भाई जो आज की तारीख में उसको अवार्ड मिले हैं, उसको जो हमने भारत रत्न कह दिया या हमने और कोई अवार्ड दे दिया, खेल रत्न दे दिया, तो वो अवार्ड हम रखेंगे। लेकिन स्वतंत्र भारत से पहले के जितने भी उसके पास टाइटल हैं वो सारे टाइटल हमने समाप्त कर दिए। ये जो आर्टिकल 14 to 18 है, ये फंडामेंटल राइट है इक्वलिटी का, यानी कि हमारे बीच में समानता होनी चाहिए। आपको याद होगा कि यही चीज़ पीछे हमने प्रीम्बल में देखी थी कि इक्वलिटी होनी चाहिए। अब हमारे पास फ्रीडम्स, तो आर्टिकल 19 में अपने पास 6 तरह की फ्रीडम है, वो सब आर्टिकल 19(1) में दे रखी हैं। इसलिए आर्टिकल 19(1) A, B, C, D, E और F हमने 1944 में संविधान संशोधन से समाप्त कर दिया। और G, तो पहला फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मुझे बोलने का और एक्सप्रेशन करने का, एक्सप्रेस करने का, अपनी बात को बताने का अधिकार है। लेकिन इस अधिकार का रेस्ट्रिक्शन आर्टिकल 19(2) में है। इस अधिकार में हमने साथ में ये कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपकी वहाँ तक है जहाँ तक दूसरे की शुरू नहीं होती। यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप भारत माता को गाली देंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप समाज को भड़काएंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को गाली देंगे, आप किसी का सम्मान नहीं करेंगे, आप किसी की बेइज्जती करेंगे। तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन उसकी अपनी लिमिटेशन है। प्रेस, भारत में प्रेस भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में जितना मुझे अधिकार है उतना ही प्रेस को अधिकार है। प्रेस को कोई अतिरिक्त अधिकार नहीं है। यानी कि प्रेस वाले कहें कि हमको अधिकार है क्योंकि हम प्रेस वाले हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं, तो प्रेस को ये अधिकार नहीं, उतना ही है जितना मुझे है, और उतने ही रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर भी हैं जितने मेरे ऊपर हैं। फिर आर्टिकल 19(1) B, राइट टू असेंबली, हमको इकट्ठा होने का अधिकार है। हम शादी बारात में इकट्ठे होंगे, हम कहीं पार्टी में इकट्ठे होंगे, हम कुछ खेलने के लिए इकट्ठे होंगे, हम कहीं स्टेडियम में इकट्ठे होंगे, तो हमको असेंबली करने का अधिकार है कि हम असेंबली कर लें, हम जहाँ चाहें वहाँ अपने बैठें उठें और जैसे चाहें वैसे एसोसिएट करें। इसके साथ फिर हमें एसोसिएशन बनाने का भी अधिकार है। एसोसिएशन से मतलब है हम कोई पार्टी बनाना चाहते हैं, हम कुछ एसोसिएट होकर कोई कंपनी बनाना चाहते हैं, हम कोई फर्म बनाना चाहते हैं, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं, हम कोई सामाजिक पार्टी बनाना चाहते हैं, हम कुछ सामाजिक लोग इकट्ठे होना चाहते हैं, कुछ NGO बनाना चाहते हैं, तो हम बना सकते हैं, हमको राइट टू एसोसिएशन। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि असेंबली अनलॉफुल असेंबली का अधिकार नहीं, एसोसिएशन अनलॉफुल एसोसिएशन का अधिकार नहीं। फिर हमको राइट टू मूवमेंट, आर्टिकल 19(1) D, और राइट टू मूवमेंट यानी कि देश के किसी भी कोने में, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, अपने को घूमने का अधिकार है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि घूमने का अधिकार ऐसा नहीं है कि डिफेंस का एरिया है और वहाँ पे लिखा है प्रोहिबिटेड, आप घुसे चले जा रहे हैं, मुझे फंडामेंटल राइट है। ऐसा कोई राइट नहीं है। मेरे घर में आपको घूमने का राइट नहीं है, मेरे घर में आप ट्रेसपासर हो जाएंगे। आपको वो पब्लिक प्लेसेस जहाँ अलाउड है वहाँ पर मूवमेंट का राइट है। आप कहोगे हम बॉर्डर पर जाकर खड़े होंगे, नहीं, आपको राइट नहीं है। एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री से पहले रोक दिया जाएगा क्योंकि वहाँ फौजें लगी हुई हैं, वहाँ पर युद्ध क्षेत्र है। तो राइट टू मूवमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कहीं भी। राइट टू मूवमेंट का मतलब जहाँ पब्लिक को अधिकार है, जहाँ पर अधिकार दिए गए हैं उतने में आपको मूवमेंट का अधिकार है, उन जगहों पर आपको मूवमेंट का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड सेटलमेंट, हमको देश के किसी भी कोने में रहने का अधिकार है और कहीं भी सेटल होने का अधिकार है। अभी तक समस्या जम्मू कश्मीर में थी, लेकिन वो भी पीछे समाप्त कर दी गई। अब किसी भी प्रकार की किसी को भी कहीं भी रहने का और सेटल होने का अधिकार है, लेकिन फिर से बात वही है कि उन क्षेत्रों में ही जहां आपको अनुमति दी गई है। ऐसा नहीं है कि आप कहोगे कि मुझे रेजिडेंस का अधिकार है तो मैं किसी दूसरे घर में रह लूँगा जाके। ऐसा नहीं है कि आप कहोगे कि मुझे रेजिडेंस का अधिकार है तो मैं रोड पर रेजिडेंस बना लूँगा, वो इंक्रोचमेंट कहलाएगा।
इसलिए रेजिडेंस का जो अधिकार है वो केवल उतने क्षेत्र में आपको मिलेगा जिस क्षेत्र में आपको अनुमति दी गई है और जहां सेटल होने की अनुमति दी गई है। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस, अपने को व्यापार करने का अधिकार है, कोई भी प्रोफेशन लेने का, ऑक्यूपेशन रखने का या बिजनेस करने का अधिकार है। लेकिन फिर वही बात कि रिस्ट्रिक्शन इसके साथ हैं आर्टिकल 1956 के, और रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपको बंदूक बनाने का अधिकार नहीं है, आपको अफीम बेचने का अधिकार नहीं है, आपको इल्लीगल काम करने का अधिकार नहीं है। जितनी अनुमति दी गई है उतने में ही आपको फंडामेंटल राइट दिया गया है। तो ये फंडामेंटल फ्रीडम्स हमारी है। इसके बाद हमारे पास आर्टिकल 20, 21 और 22, यानी कि ये फ्रीडम का ही हिस्सा है। आर्टिकल 19, 20, 21, 22। आर्टिकल 20 में प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी कि किसी भी व्यक्ति को कन्विक्शन से, पनिशमेंट से, जेल जाने से उसको हमने सेफ्टी की है। ऐसा नहीं है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ तो जाएगा, लेकिन किसी भी एक ही अपराध के लिए 2 बार जेल नहीं डाल सकते। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा किसी कानून का, यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस नहीं होंगे। आज अगर कानून बना है तो आज के बाद अगर मैं कोई कार्य करता हूं तो मुझे पनिश करेंगे, लेकिन आज से पहले अगर मैं वो कार्य कर चुका हूं तो आज चूंकि कानून बना है इसलिए मुझे उसमें पनिशमेंट नहीं हो सकती। इसी प्रकार मुझे एक ही कृत्य के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती। एक ही कृत्य के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती, तो डबल ज्योपार्डी नहीं हो सकती, और बिना कानून के मुझे कोई सजा नहीं हो सकती। तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस या डबल ज्योपार्डी और इक्वल प्रोटेक्शन हमको सबको कानून से है। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रत्येक व्यक्ति को लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है अपनी जीवन को, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। राइट टू लाइफ तो है, पर्सनल लिबर्टी तो है, लेकिन अगर किसी ने कोई अपराध किया है और उसको फांसी की सज़ा हो सकती है तो होगी, तो उसको अब यहाँ पर राइट टू लाइफ खत्म हो जाता है। तो राइट टू लाइफ सामान्य परिस्थितियों में हमको है, पर्सनल लिबर्टी हमको सामान्य परिस्थितियों में है। अब राइट टू लाइफ का मतलब है कि मुझे रहने का अधिकार, मुझे खाना मिलना चाहिए, मुझे शेल्टर मिलनी चाहिए, मुझे फ्रेश एयर मिलनी चाहिए, मुझे अच्छा ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए, मुझे साफ़ सुथरा वातावरण मिलना चाहिए। ये सब काम सरकार के विरुद्ध हमको हैं। सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो ये सब मेंटेन करे, वो पेड़ लगाए या हमसे लगवाए, और हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी ये सारी चीज़ें आएंगी। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मतलब है कि हमारे लिए सब कुछ जो कुछ भी हमारी लाइफ के लिए आवश्यक है, पर्सनल लिबर्टी के लिए आवश्यक है, वो सारी चीज़ें अगर कानून हमारा सपोर्ट करता है तो मुझे मिलनी चाहिए। आर्टिकल 22, अरेस्ट और डिटेंशन, किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण के ना अरेस्ट किया जा सकता है और ना उसको डिटेन किया जा सकता है। उसको अरेस्ट और डिटेन प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ से ही किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को अगर एस्टेब्लिश्ड लॉ से भी अरेस्ट किया गया है तो 24 घंटे के अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करवाना पड़ेगा, जिसमें लाने ले जाने का समय शामिल नहीं है। 24 घंटे के अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करवाना पड़ेगा, जिसमें लाने ले जाने का समय शामिल नहीं है। तो ये व्यवस्था रहेगी। अगला आर्टिकल 22 में ही, लेकिन फिर कुछ हमने प्रोटेक्शन दिए हुए हैं, जिसमें हमने पीडीज, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस, क्योंकि एक्सेप्शनल परिस्थितियाँ आएंगी, टेररिस्टों को भी करना पड़ेगा, तो टेररिस्ट को 24 घंटे में कैसे प्रेजेंट करवाएंगे, क्योंकि उससे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है, उसको रास्ते में ले जाएंगे तो सिक्योरिटी का मामला है, कोर्ट में ले जाएंगे सिक्योरिटी का मामला है। तो हमने पीडीज में, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन लॉज में आर्टिकल 22 में ही पावर दे रखी है कि वो हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी राज्य में। वो कमेटी निर्धारित करेगी कि इनको 24 घंटे से ऊपर रखा जा सकता है, 3 महीने तक रखा जा सकता है या 2 महीने तक रखा जा सकता है, और हर बार उनको हर 2 महीने के बाद जब उनका पीरियड बढ़ाना है और डिटेंशन करने के लिए, तो वो कमेटी तय करेगी कि वाकई में इनको कोर्ट के सामने कब प्रेजेंट करना है या इनको डिटेन ही करके रखना है। जैसे जम्मू कश्मीर के मामले में जब 370 एब्रोगेट हुआ, आर्टिकल 35 कैपिटल ए एब्रोगेट हुआ, तो डिटेन करने के लिए वहाँ की पॉलिटिशियंस को डिटेन करना पड़ा। आर्टिकल 22 में डिटेंशन की पावर है। तो केंद्र की सरकार ने, होम मिनिस्ट्री ने एक कमेटी तय कर दी, वो कमेटी निर्धारित करती है कि उनको कब तक रखना है, तो कुछ को छोड़ दिया, कुछ को नहीं छोड़ा, ये सब प्रक्रिया चलती रहती है। ये प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन लॉज में, यानी कि निवारण निरोध अधिनियमों में, कानूनों में इस तरह की व्यवस्था की गई है।
इसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, किसी का भी शोषण नहीं किया जा सकता। पहला आर्टिकल 23 में हमने कहा कि ह्यूमन बीइंग का ट्रैफिकिंग, यानी कि किसी के ऑर्गन्स बेचना, किसी व्यक्ति को बेचना, दास बनाना, उसकी खरीद फरोख्त करना, उसके शरीर के अंगों की खरीद फरोख्त करना, ये सब आर्टिकल 23 में प्रोहिबिटेड है। पहले हमको पता होगा कि दास बेचे जाते थे, दासियां बेची जाती थीं, कनीज़ें बनाई जाती थीं, मुस्लिम शासन के दौरान ये बहुत कुछ चला, लेकिन हमने इस कानून से आर्टिकल 23 से ये सब कुछ प्रोहिबिट कर दिया। आर्टिकल 24 में हमने कहा कि 14 साल से छोटे बच्चे और महिलाएं, इनके साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जा सकता। ह्यूमन बीइंग की ट्रैफिकिंग में हमने साथ में ये भी लिया कि ह्यूमन बीइंग की ट्रैफिकिंग में किसी से बिना पैसे दिए काम करवाना भी शोषण है। किसी व्यक्ति से बिना पैसे दिए काम करवाना शोषण है, बेगारी करवाना शोषण है। ये सब कुछ ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आएगा और सज़ा मिलेगी, उसको मिनिमम वेजेस देने ही पड़ेंगे। इसके साथ हम जब फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर चले आते हैं तो आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 हमने कहा किसी को भी अपने फ्री प्रोफेशन का अधिकार है, प्रैक्टिस करने का अधिकार है, प्रोपोगेशन करने का अधिकार, लेकिन ज़बरदस्ती करने का किसी को अधिकार नहीं है। हमने कहा कि किसी को बरगलाया नहीं जा सकता, किसी के साथ चीटिंग फ्रॉडिंग नहीं की जा सकती, आप अपना प्रैक्टिस करिए, लेकिन सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ लॉस। जैसे हमने कहा कि भारत में ध्वनि प्रदूषण एक्ट है, तो ध्वनि प्रदूषण एक्ट के तहत आप लाउड स्पीकर तेज नहीं चला सकते। अब आप कह रहे हो मुझे फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मैं तो खूब चलाऊंगा, मैं मर्जी हूँ वैसे चलाऊँ, वो अधिकार आपको हमने यहाँ पर नहीं दिया। तो कानूनों के मातहत जो भी प्रैक्टिस में कानून हैं, उन कानूनों के तहत ही जितनी फ्रीडम दी गई है उतनी फ्रीडम आपको रिलीजन प्रैक्टिस करने की है। अपने रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करिए, आपको हमने अधिकार दिया है। रिलीजियस टैक्सेस नहीं पड़ेंगे भारत में, जैसे जजिया कभी पड़ता था, तो जजिया भारत में इस तरह के कानून नहीं पड़ेंगे। मुसलमानों ने जजिया लगाया हिंदुओं के ऊपर, या तो मुसलमान बन जाओ या फिर टैक्स दो अपनी कमाई का। तो वो इस तरह का जो कोई भी प्रैक्टिस करता है उससे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जा सकता। आर्टिकल 28 में हमने कहा कि वो रिलीजियस सेरेमनीज़ को अटेंड करना चाहे तो कर सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अटेंड करना चाहे तो कर सकता है, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमने एजुकेशनल राइट दिए आर्टिकल 29, 30 और 31 में। हालांकि 31 हमने 44th अमेंडमेंट से ख़त्म कर दिया, पर 35, 31 कैपिटल ए कैपिटल बी ऐसा हमने जोड़ा। आर्टिकल 29 में प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। ये जो आर्टिकल 29 की माइनॉरिटीज़ है ना, ये माइनॉरिटी किसी भी प्रकार की माइनॉरिटी है। डॉक्टर अंबेडकर को अगर उस समय का देखेंगे तो वो ये कहते हैं कि माइनॉरिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई व्यक्ति मद्रास का रहने वाला है और वो उत्तर प्रदेश में आया तो यहाँ पर माइनॉरिटी है। कोई व्यक्ति बंगाल का रहने वाला है, वो उत्तर प्रदेश में आया है, बिहार में आया है, या वो महाराष्ट्र में गया है, तो वो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ है, उसको हम प्रोटेक्शन देंगे। वो अपनी प्रैक्टिस कर सकता है, अपनी एजुकेशन फॉलो कर सकता है, अपना रहन सहन मेंटेन कर सकता है। कोई धोती पहनता है तो कोई कुर्ता, धोती कुर्ता पहनता है, कोई कुर्ता पैजामा पहनता है, तो कोई कोट पैंट पहनता है, तो कोई अंडरवियर वो नेकर पहन के घूमता है। तो जो उसका रहन सहन और संस्कृति है, उन संस्कृतियों को वो अपना मेंटेन कर सकता है। यहाँ पर धार्मिक या हम कहें सांप्रदायिक माइनॉरिटीज आर्टिकल 29 में नहीं कही गई है, लेकिन आर्टिकल 30 में राइट टू माइनॉरिटी, इसमें हमने दोनों प्रकार की माइनॉरिटी ली है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी ली है और रिलीजियस माइनॉरिटी भी ली है। लिंग्विस्टिक मतलब अगर आप भाषा से माइनॉरिटी हैं तो आप अपनी अपनी भाषा का एक स्कूल बनाना चाहते हैं, उसको एडमिनिस्टर करना चाहते हैं, उसको मेंटेन करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, किसी को कोई समस्या नहीं है। ऐसे ही कोई पार्टिकुलर रिलीजन अपना कॉलेज बनाना चाहता है, स्कूल बनाना चाहता है, तो वो अपना मैनेज कर सकता है। लेकिन बार बार सुप्रीम यूनिवर्सल की रूलिंग है या मोहिनी जैन की रूलिंग है, बहुत सारे रूलिंग्स सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं, जिन रूलिंग्स में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि राज्य में जो पढ़ाई का सिलेबस बनाया गया है, जो क्राइटेरिया तय किया गया है, जो क्वालिफिकेशन तय की गई हैं, उनमें कोई राइट एक्स्ट्रा नहीं है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। केवल आपको वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करने का अधिकार एक्स्ट्रा हम देते हैं कि आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं, यानी कि उसका मैनेजमेंट आपके पास होगा। लेकिन आप ये कहें कि हम 10th क्लास पास किसी भी व्यक्ति से 12th पढ़वाएंगे, क्वालिफिकेशन कहती है कि नहीं आपको बीएड होना चाहिए, आपको एमएड होना चाहिए, आपको पीएचडी होना चाहिए, और आप कहते हो नहीं मैं तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट हूँ इसलिए हमारे यहाँ कोई भी पढ़ा सकता है, तो ऐसा नहीं है।
और अभी तो सरकार ने मदरसों पर, स्कूलों पर या चर्चों पर या गुरुकुलों पर, उन पर सब पर रेगुलेशन लागू कर दिया और कहा है कि जो हम बताएंगे वही आपको पढ़ाना पड़ेगा। आप बाकी मैनेज अपने आप से करिए, लेकिन आप सिलेबस हम आपको बताएंगे। ऐसे आर्टिकल 29 और 30 में आपको कल्चर अपना मेंटेन करने की और एजुकेशन अपनी मेंटेन करने का अधिकार होगा। रेमेडीज़ की बात करते हैं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जिसमें हम बैठे हुए हैं, क्या हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किससे कहें कि नहीं मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, आप मेरे सुरक्षा करिए। सरकार के अगेंस्ट में मिला है तो सरकार ही वायलेट कर रही होगी, प्राइवेट जो व्यक्तिगत वायलेशन है वो यहाँ कवर नहीं होता, तो सरकार वायलेट कर रही होगी। सरकार अगर वायलेट कर रही है तो सरकार हमारा काम क्यों करेगी? इसलिए हमने आर्टिकल 32 में ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया है कि कोई भी व्यक्ति फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जा सकता है डायरेक्ट। अगर आर्टिकल 14 से लेकर और आर्टिकल 30 तक किसी के कोई फंडामेंटल राइट ब्रीच होते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट सीधा जा सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 226 में हमने हाई कोर्ट को भी सेम पावर दी है और कहा है कि वो हाई कोर्ट भी जा सकता है। आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 में जो मेन फ़र्क है वो ये है कि आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में हम फंडामेंटल राइट के अलावा पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के लिए जा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 32 में हम केवल फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्योंकि आर्टिकल 32 खुद में फंडामेंटल राइट है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को मुझे प्राइमा फेसाई सुनना ही पड़ेगा, लेकिन आर्टिकल 226 में ऐसी बाउंडेशन हाई कोर्ट में नहीं है। इसलिए ये एक फ़र्क दिखाई दे सकता है। इसमें हम रिट इशू करते हैं, तो आर्टिकल 32 में हम रिट इशू करते हैं, और वो रिटें किस प्रकार की हैं? हेबियस कार्पस। हेबियस कार्पस की रिट होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण की। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को सामने लाओ। कोई व्यक्ति को गलत तरीके से आपने आर्टिकल 22 का वायलेशन करते हुए गिरफ्तार कर लिया, आर्टिकल 21 का वायलेशन करते हुए गिरफ्तार कर लिया है, तो आर्टिकल 32 में हम कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट हेबियस कार्पस की रिट इशू कर देगा, यानी कि वो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट इशू कर देगा और ऑर्डर करेगा कि इस व्यक्ति को मेरे सामने लाया जाए और ये बताया जाए कि किस कारण आपने गिरफ्तार करके रखा। अगर आपके पास सफिशिएंट कारण नहीं तो इसको छोड़ना पड़ेगा। या किसी ने भी कहीं भी रखा है तो सरकार को आदेश देता है ये रिट इशू करके। फिर हम रिट ऑफ प्रोहिबिशन, कोई मुकदमा चल रहा है उसको प्रोहिबिट कर देते हैं। राइट टू सर्शियोरी, कोई डिसीजन हो चुका है उसको हम ले आते हैं। राइट टू मैंडमस, राइट टू मैंडमस का मतलब होता है कि हम एक परमादेश देते हैं सरकार को, आप ये करिए। कोर्ट के सामने कोई बात गई जो सरकार को करना चाहिए वो नहीं करता, तो हम मैंडमस की रिट इशू करते हैं और कहते हैं कि आपको ये करना पड़ेगा। कोर्ट के ऑर्डर को उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोर्ट को ये पावर दी गई है कि वो मैंडमस की रिट इशू करते हैं। और जो आखिरी रिट है वो क्यू वारंटो, किसी भी व्यक्ति के से जो किसी पद पर विराजमान है उससे पूछ सकता है कि आप किस हैसियत से यहाँ पर बैठे हुए हैं और किस हैसियत से ये काम कर रहे हैं, जो भी वो काम कर रहे हैं, तो उसकी हैसियत के बारे में क्यू वारंटो की रिट इशू कर सकता है, उससे पूछ सकता है। ये 5 रिटें उसको इशू करने का अधिकार है, जो आर्टिकल 32 में रिट इशू करके हमारे फंडामेंटल राइट्स को सेफ करेगा कोर्ट। अब फंडामेंटल राइट्स के बाद जो हमारा है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी बनती है। क्योंकि राइट तो आपको मिल गए, पर आर्टिकल 51 कैपिटल ए में हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इन ड्यूटीज़ में ABCDEFGHIJ कॉन्स्टिट्यूशन से हम बंधे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का हम पालन करेंगे। हम भारत की सॉवरेंटी यानी कि भारत की अक्षुण्णता, भारत की संप्रभुता और भारत की एकात्मता मेंटेन करने के लिए मेंटेन करेंगे। हम जो नोबल आइडियाज़ आएंगे या नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल है, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनका सम्मान करेंगे। नेशनल सर्विसेज में हम योगदान देंगे। देश के लिए अगर हमको ज़रूरत पड़ी तो हमारी ये ड्यूटी बनती है, हम देश के लिए काम करेंगे। देश में हार्मनी, ब्रदरहुड, भाईचारा मेंटेन करेंगे। भारत का जो कंपोजिट कल्चर है, जो हमारी मिली जुली संस्कृति है, उसको हम मेंटेन करेंगे। भारत में जो इन्वायरमेंट है उसको हम इम्प्रूव करेंगे, वातावरण को अच्छा करेंगे। हम पेड़ नहीं काटेंगे या पेड़ लगाएंगे।
हम भारत में साइंटिफिक ह्यूमनिज्म या जो स्पिरिट है रिफॉर्म्स की, भारत में बदलाव की, उसके लिए हम काम करेंगे। हम पब्लिक प्रॉपर्टी या किसी भी प्रॉपर्टी को वायलेंस नहीं करेंगे और हम भारत की आर्काइव्स या जो कलेक्शन हैं, भारत के नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं या जो और सब चीज़ें हैं, उनको मेंटेन करेंगे। और एक फंडामेंटल ड्यूटी बाद में जोड़ी गई जिसको के कहते हैं, वो ये है कि हम अपने 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट और अच्छी परवरिश देंगे और उसको एजुकेट करेंगे। ये हमारी जिम्मेवारी बनती है, ये हर एक व्यक्ति का फंडामेंटल ड्यूटी है। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट में थोड़ा सा फ़र्क है। फंडामेंटल राइट बाइंडिंग होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ बाइंडिंग नहीं होती। यानी कि अगर हम फंडामेंटल ड्यूटी पूरी नहीं करते हैं तो भी एक बार चलेगा, लेकिन फंडामेंटल राइट्स अगर सरकार हमारे वायलेट करती है तो सरकार के खिलाफ कोर्ट रिट इशू कर देगा। हालांकि संजीव कुकिंग मिल्स के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के मामले में कहा कि देखिए, फंडामेंटल जो शब्द इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब ये है कि इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, ये बहुत भारी शब्द है, इसलिए इसका पालन करना ही पड़ेगा। इसके बाद अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य को ये कहा गया है कि भाई आज जिस समय संविधान पास हुआ उस समय तो राज्य के पास संसाधन नहीं थे, तो ये कहा गया कि आप जो हैं वो प्रमोट करेंगे, आपको दिशा निर्देश दिया जाता है कि आप जैसे ही समय मिलेगा, जैसे ही आपके पास संसाधन होंगे, जैसे ही आपकी परिस्थितियाँ बनेंगी, आप ऐसा करेंगे, राज्य को कैसे चलाएंगे। ये नीति निर्देशक, यानी कि निर्देश दिया गया है कि नीति कैसी होगी आपको करना क्या है। तो इनको हम 4 हेडों में बांट लेते हैं। पहला उन्होंने बताया कि सोशो इकोनॉमिक, यानी कि जो सामाजिक प्रिंसिपल्स हैं, सामाजिक सिद्धांत हैं, वो क्या होंगे। लिबरल प्रिंसिपल क्या होंगे, गांधीयन प्रिंसिपल क्या होंगे और अंतर्राष्ट्रीय प्रिंसिपल क्या होंगे। ऐसे सिद्धांत 4 बताए हैं, ऐसे निर्देश दिए। पहले वाले वो करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। आर्टिकल 38, 39 कैपिटल स्मॉल ए बी सी और आर्टिकल 41, 42, 43, ऐसे ये आर्टिकल्स हैं। इनमें हमने आर्टिकल 38 में ये कहा है कि भाई सोशल स्ट्रक्चर मेंटेन करेंगे, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस के लिए हम काम करेंगे जो कर सकते हैं। आर्टिकल 39 में हमने कहा कि लाइवलीहुड, यानी कि लोगों के लिए ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करेंगे कि कॉमन गुड हो, लोगों का भला हो, जिससे लोग वेलफेयर स्टेट बने, ज़्यादा से ज़्यादा राज्य तरक्की करे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करे, लोगों को एक एनवायरनमेंट मिले। ऐसा काम सरकार को करना चाहिए, ऐसे संविधान बनाना चाहिए, ऐसे कानून बनाना चाहिए। लोगों की आर्टिकल 41 में उसने कहा कि जो लोगों को एजुकेशन का राइट है, जनरल असिस्टेंस का राइट है, अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, डिसीज, इन सब के लिए हम कुछ काम करेंगे। बूढ़े व्यक्ति के लिए हमको काम करना चाहिए, सरकार को काम करना चाहिए। भारत के लोगों के जो सिटीज़न, उनके अधिकार हैं, उनकी एजुकेशन है, उनकी इकोनॉमिक परिस्थितियां हैं, इनके लिए देश को काम करना चाहिए। और वो जैसा परिस्थितियां हों और देश के पास जैसे संसाधन हों, उन संसाधनों के अनुरूप। आर्टिकल 42 में हमने कहा कि ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, यानी कि ऐसा परिस्थितियां हम बनाएंगे जहां पर लोग आसानी से काम कर सकें। ऐसा ना बहुत टिपिकल परिस्थितियों में उसको काम करना है। आर्टिकल 43 में हमने कहा कि हम मिनिमम वेजेस या गुड लाइफ या लिविंग वेजेस हम कह लें, लिविंग वेजेस के लिए सरकार क्या कर सकती है। इसी लिविंग वेजेस में मिनिमम वेजेस अनाउंस करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करते हैं कि जो सरकार एमएसपी पे अनाज खरीदती है या लोगों को और मदद करती है। तो मिनिमम वेजेस, गुड लाइफ, रेस्ट ऑफ लेबरर्स या लिविंग वेजेस के लिए काम करेंगे। अब लिबरल प्रिंसिपल क्या है, आर्टिकल 44 में हमने कहा कि भारत में
एक विधि होगी, समान आचार संहिता के लिए काम करेंगे। कोई हिंदू और मुसलमान के लिए विधि अलग अलग नहीं होगी। ऐसा करने के लिए सरकार को आगे भविष्य में सोचना पड़ेगा, जैसी परिस्थितियाँ उसको लगें उसको कॉमन सिविल कोड लागू कर देना चाहिए। आर्टिकल 45 चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन, 6 साल तक के बच्चे के लिए क्या उसकी फूड फैसिलिटीज़ हों, खाने पीने का ध्यान, उसके एनवायरनमेंट का ध्यान, ये सब कुछ सरकार को करना है। आर्टिकल 47 में हमने ये कहा कि न्यूट्रिशन के लिए उसको किसी को भी अच्छा खाना मिले। आर्टिकल 48 में हमने कहा कि ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर के लिए काम करेंगे, हस्बेंड्री के लिए काम करेंगे। इसके अलावा आप गांधीयन प्रिंसिपल आर्टिकल 40, 43, 47, 48 भी उसमें कवर हो जाता है कि भैया हम पंचायती राज स्थापित करेंगे, कॉटेज इंडस्ट्री स्थापित करेंगे, हम भारत में वाइन को बैन करेंगे, इंटॉक्सिकेशन ख़त्म करेंगे या स्लॉटर्स ख़त्म करेंगे, हम जानवरों को नहीं मरने देंगे, मिल्क की व्यवस्था करेंगे। और आर्टिकल 51 इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स हैं जिसमें हम ये तय करेंगे कि भारत में जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स करके आते हैं या इंटरनेशनली हमारी रिपुटेशन अच्छी रहे और इंटरनेशनल डिस्प्यूट के लिए आर्बिट्रेशन यहाँ पर करें या यहाँ पर व्यवस्था करें, ये सब चीज़ें हमने इसमें तय की। ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन का ये वाला हिस्सा था जिसमें हमने सब कुछ एक सिरे से बताने की कोशिश की। आगे सेकंड पार्ट में फिर से हम लोग चर्चा करेंगे बाकी के हिस्से की। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।